वेलकम टू यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम UFC 293 के काइंड ऑफ पोस्ट फाइट वीडियो में बात कर रहे हैं। आप मेरे पीछे डेना वाइट की शक्ल देख पा रहे हैं। हम डेना वाइट के कुछ बयान जो उसने दिए हैं उस पे ध्यान देना चाहेंगे। कुछ जो दोगलापन जो है UFC का वो आपके सामने लाना चाहेंगे। इसके अलावा बात करेंगे। सबसे पहले इससे पहले कि डेना वाइट कुछ बोलना चालू करे, मैं आपको बता दूं। सॉरी, इससे पहले कि डेना वाइट कुछ बोलना चालू करे, मैं आपको अपना ओपिनियन बता देता हूँ मेन इवेंट के बारे में। मेन इवेंट जो है, शॉन स्ट्रिकलैंड ने डिसिप्लिन दिखाया। शॉन स्ट्रिकलैंड ने 5 में से 4 राउंड, ये तो नहीं कह सकते हम कि डोमिनेट किया, बट चारों राउंड क्लियर शॉन स्ट्रिकलैंड के थे। इस बात पे कोई शक नहीं है। कई लोगों का कहना है कि तीसरा राउंड इजराइल अदेसानिया का था। आई डोंट थिंक सो। बट अगर इसराइल को अदेसानिया को तीसरा राउंड दिया भी जाए तो भी शॉन स्ट्रिकलैंड 3-2 से जीतता, है ना। 48-47 से जीतता, 49-46 की जगह। मैं बताऊँ, इतना एक्साइटेड था कि मैं किसी और के पीछे बैठा हुआ था कार में। तो आई स्टॉप द कार क्योंकि ये सिग्नल चले जाते ताकि मैं देख सकूं। दोस्त, ये ना सिर्फ शॉन स्ट्रिकलैंड की ट्रायम्फ है बल्कि उन सभी लोगों की ट्रायम्फ है जिनको हमेशा एनालिस्ट या फिर सो कॉल्ड पंडित लोग, जो कहते हैं ना स्पोर्ट्स पंडित, या सो कॉल्ड दुनिया भर के लोग जो हैं वो ये बोलते रहते हैं कि भाई ऐसा है कि तुम नहीं कर सकते, या फिर मैंने नहीं किया इसलिए तुम नहीं कर सकते। सोन स्ट्रिकलैंड ने देखा है कि इफ पर्सन वर्क्स हार्ड एवरीथिंग इज पॉसिबल। आखिर किस आदमी ने कहा था कि सोन स्ट्रिकलैंड इज गोइंग टू विन? मैंने भी यही कहा था कि दिमाग मेरा कहता है कि इजराइल अदेसानिया जीतेगा, दिल कहता है कि जीते कोई भी, दिल सोन स्ट्रिकलैंड जीतेगा। और पैसा होता तो सोन स्ट्रिकलैंड पर लगाया जाता। पैसे से मैं आपको एक बात बता दूं जो थोड़ी सीरियस है। सॉरी, किसी ने बकायदा एक कमेंट भेजा जिसमें उसने कहा कि उसने वो पिछले 2-3 साल से मेरे को फॉलो कर रहा है एंड ही हैज़ वन ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़ बैटिंग। दोस्त, ऐसा नहीं करने का है, ठीक है ना। उसने बकायदा लिख के भेजा कि आपने बोला था कि पेनिया जीतेगी, पेनिया जीती। डस्टिन पोरिये फर्स्ट सेकंड, जो डस्टिन पोरिये वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर है उसमें डस्टिन पोरिये जो है अंडरडॉग था, काफ़ी अंडरडॉग था। तब मैंने कहा था कि डस्टिन पोरिये इज गोइंग टू विन। मैंने कहा था कि लियोन एडवर्ड्स इज गोइंग टू विन। मैंने कहा था कि यू नो एलेक्स पेरेरा जो है पहले इजराइल अदेसानिया वाली फाइट में जीतेगा, और ये सोन स्ट्रिकलैंड में। वैसे तो मैं हमेशा 3 प्रेडिक्शन देता हूँ, बट मेन प्रेडिक्शन लोग वही समझते हैं जहाँ पे मैं बोलता हूँ एंड में कि पैसा होता तो इस पे लगाया जाता। तो सामने वाले ने पैसा लगाया, ये भी बताया उसने कि काफ़ी बीच में 4-5 जगह नुकसान भी हुआ, बट जो अपसेट है उसमें इतना एक्स्ट्रा मिल गया कि जो नुकसान हुआ वो आराम से कवर हो गया और फ़ायदे में रहा। मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा प्रेडिक्टर हूँ। उल्टा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्त, आप लोगों को ये सब नहीं करना है। यू डोंट हैव टू डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस। ठीक है ना। प्रिडिक्शन जो है इस पूरे चैनल का सबसे घटिया पार्ट है, ठीक है ना। मैं सिर्फ फाइट का एनालिसिस करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आपको बताना कि यार सोन स्ट्रिकलैंड में क्या खूबियाँ हैं, क्या कैसे कर सकता है। अगर मेरे दिमाग में कोई गेम प्लान हो, मैंने जैसे आपको 4 तरीके बताए थे, मेरे दिमाग में अगर कोई गेम प्लान हो कि सोन स्ट्रिकलैंड अगर ऐसा करेगा तो इट विल बी बेनिफिशियल टू हिम, या फिर वैसा करेगा तो इट विल बी बेनिफिशियल टू हिम, ये बताना चाहता हूँ। इजराइल अदेसानिया की क्या टेक्निक है और वो क्या उम्मीद कर सकते हैं हम, मैं ये बताना चाहता हूँ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे दो रिकॉर्ड फाइट नहीं कर रहे हैं, राइट। दो स्टैटिस्टिक्स फाइट नहीं कर रहे हैं, है ना। एक आदमी की जवान दूसरे आदमी की जवान फाइट नहीं कर रही, यहाँ पे दो इंसान फाइट कर रहे हैं। और आई थिंक दिस इज़ डिसरिस्पेक्टफुल कि हम प्रडिक्शन करें, बट आई हैव टू डू इट क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो पीपल विल नॉट वॉच इट, ठीक है ना। इजराइल अदेसानिया के लिए आगे क्या है? इजराइल अदेसानिया के लिए आगे कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। ही शुड टेक अ ब्रेक ऑफ 1 ईयर एंड कम बैक, ठीक है ना। इजराइल अदेसानिया को मैंने हमेशा कहा कि ओवर रेटेड है। मैं भी मानता हूँ कि वो ओवर रेटेड है। सॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में मैंने कहा था कि वो बात जो है कि सॉन स्ट्रिकलैंड ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट दिस चांस अगेन, राइट।
सो भाई यही चांस था उसके पास, यही मौका था, तो मौके पे चौका नहीं छक्का मारा उसने। एंड दीस आर द टाइम्स यू लिव फॉर। सॉन स्ट्रिकलैंड के लिए अगली फाइट कौन सी होनी चाहिए, ये अपन अंकल डेना को सुनते हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि अंकल डेना के कुछ विचार हैं जिनसे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ठीक है, ओके। चलिए सुन लेते हैं कि डेना वाइट का क्या कहना है और उससे मेरे को प्रॉब्लम क्या है। यहाँ मेरे को प्रॉब्लम ना सिर्फ डेना वाइट से है, बल्कि उन पत्रकारों से भी है जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं, बट पावरफुल का पिछवाड़ा चाटने को पत्रकारिता नहीं कहते हैं। राइट, इट्स नॉट कॉल्ड जर्नलिज्म, इट्स कॉल्ड एज कैसे। What's up, gang? All right, the gate tonight was 10,752,296. It's the highest gate for an indoor arena in the history of the continent. ओके, डेना वाइट ने जो कहा उसको आप समझिए। हाईएस्ट गेट बोले तो जितने लोगों ने पैसा देके, कहने का मतलब है वो देखने के आए थे फाइट, तो उनने जो टोटल पैसा दिया वो हाईएस्ट है कॉन्टिनेंट में बोलने हैं। यार एक अजीब सी बकचोदी नहीं है, यहाँ पे आपको कोई रोक के बताता नहीं, मैं बता दूं आपको। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है भाई। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है कितने देश? दो बड़े देश हैं, बाकी छोटे छोटे हैं। दो बड़े नहीं, एक ही बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। 90%, 95% ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक ही देश है। तो मैं ये ठीक वैसे ही होगा जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया में एक ही प्रदेश है, राइट, एक ही स्टेट है, और स्टेट में कोई रिकॉर्ड बन गया तो मैं बोलूँ कि यार पूरे इंडिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि वो स्टेट अकेला है। ठीक वैसे ही अगर मैं कहूँगी कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में कुछ हो गया, अगर ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो गया तो वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में हो गया। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का 10% भी नहीं है। और उसके अलावा जो फिजी जैसे छोटे छोटे देश हैं तो उनको तो आप गिनो भी मत, है ना। तो पहली तो यही बकचोदी कि कॉन्टिनेंट में ये और वो। हाँ, हाईएस्ट गेट यानी कि जितने लोगों ने पैसा दिया, टोटल कितना पैसा कमाई हुई गेट से, ये। पर क्या हम ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल? नहीं दोस्त, वो क्रिकेट के नाम पे है ना। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के बहुत शानदार और बहुत बड़े ग्राउंड हैं, और कई ग्राउंड जो हैं इनके रिकॉर्ड तोड़ते हैं। ये बात अलग है कि यूएफसी का भी जो रिकॉर्ड टर्नआउट है वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 80,000 के आसपास। खैर आगे बढ़ते हैं। Attendance was 18,168 total sellout. Bonuses of the night. Fight of the night went to Cap and Dos Santos. Performance of the night. Dos Santos was impressive, very impressive. Manel Cap is good, but Dos Anjos was very, very impressive. Went to Tafa and Strickland. And one thing that I really want to point out, and somebody that I really want to thank, is the Premier, who got us back down here, and it's good to be back in Sydney. Thanks to him for all his hard work and love of the sport. How fucking crazy is this game? How crazy is this game? It's one of those ones where you just sit here for like the next week going, what the fuck happened there? You know? 23 years. अब देखो पत्रकार का इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये ऐसे वीक में से नहीं था जहां पे आप अगले बार सोचेंगे कि कि यार व्हाट वाज दैट वीक। ये कोई क्वेश्चन है बछड़ी के? कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ है इसमें? पत्रकारिता के स्कूल में गए हो तो टर्म है प्रोबिंग, यानी कि जांच करना, राइट। सवाल हमेशा ऐसे होना चाहिए जो जांच करे और कोई नई इन्फॉर्मेशन या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आए। अगर मैं कहूँगा आपको नहीं लगता कि ये वीक इतना अच्छा था कि अगले बार अपन सोचेंगे कि यार क्या वीक था? ये एक सवाल है, ये लेवल है जर्नलिज्म का। और ये ऐसा नहीं है कि ये घटियापन ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिज्म में है या अमेरिका में है, ये पूरे पूरे दुनिया में है। पहले क्या होता था कि जर्नलिस्ट जो है वो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास से आते थे, तो क्या होता था कि आम जनता के साथ उनका कनेक्ट होता था। पर आजकल वो कनेक्ट नहीं है। आजकल सबके सब पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जाते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जाते हो तो पहले जो है फ्री के कॉलेज होते थे, तो लोग कॉलेज पढ़ने के बाद क्या होते थे कि अपना भविष्य तय करने की कोशिश करते थे, क्या सही है क्या गलत है सोचते थे। पर आजकल क्योंकि कॉलेज की अच्छी खासी फीस है तो आपको नौकरी चाहिए तो अच्छी कंपनी में चाहिए, तब तो पैसा आएगा। और जब नौकरी मिल गई आपको अच्छी कंपनी में, तो जिसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उसको खुश रखना है, जबकि पहले उसको खुश रखना ताकि वो आपको और इंटरव्यू दे, है ना। और यहाँ पे जबकि वैसा होना नहीं चाहिए।
आपका काम है, इंटरव्यूअर जो है काइंड ऑफ एनिमी ऑफ इंटरव्यू है, बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि दोस्त है। ये एक क्वेश्चन नहीं है। मैंने यूएफसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने देश की जो सो कॉल्ड मीडिया है, जो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछती है, जो कि नहीं पूछती है ना, दूसरे साइड जाके क्वेश्चन पूछती है, क्वेश्चन उसी से ही पूछने चाहिए जिसके पास पावर है। अदरवाइज इट डजेंट मैटर एट ऑल कि वॉट यू आर आस्किंग, राइट। मैं जाके उस आदमी से क्या पूछूं जो सरकार में कभी था और अभी कभी आएगा, अभी तो नहीं है ना, राइट। सो यू आस्क करंट पावरफुल मैन व्हाट द काइंड ऑफ क्वेश्चन। खैर ये चूतियापे की तो खैर कोई वो सीमा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। Years when I'm looking at the internet and reading all the bullshit and all these people that think they know about fighting, and I'm not fucking sitting here acting like this is what I thought was going to happen here tonight. But what do I always say? Never judge a fight until it happens. You never know what the hell is going to happen in this batshit nutty sport. Would you say this is one of the big ओके, डेना वाइट ने जो कहा उससे मैं 100% एग्री करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि दो कागज फाइट नहीं करते हैं, दो इंसान फाइट करते हैं, तो लेट्स वेट फॉर फाइट। बट क्या है कि सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू वेट फॉर फाइट, राइट। अब यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा। देखिए, इजराइल अदेसानिया की हार जो है वो यूएफसी के लिए अच्छी बात नहीं है। इजराइल अदेसानिया सेकंड हाईएस्ट पेड एथलीट है यूएफसी में। इजराइल अदेसानिया पे के प्रमोशन पे, इजराइल अदेसानिया को स्टार बनाने में यूएफसी ने काफ़ी पैसा लगाया है। इसीलिए इजराइल अदेसानिया जैसे ही एलेक्स पेरेरा जब इजराइल अदेसानिया से जीता तो इजराइल अदेसानिया को रीमैच मिला, बट जब इजराइल अदेसानिया एलेक्स पेरेरा से जीता तो रीमैच नहीं मिला, जबकि बहुत शानदार था। 1-1 थे दोनों। हम सब देखना चाहते थे तीसरी फाइट यूएफसी के अंदर। वैसे तो बाहर हरा चुका है एलेक्स उसको, बट हम देखना चाहते थे, पर हुआ नहीं वो, है ना। तो यूएफसी ने इजराइल अदेसानिया पे जो बहुत सारा पैसा लगाया, और अब जो डेना वाइट बोलना चाह रहा है ना, उसको आप उसी उसमें देखिए कि भाई ऐसा है कि हमको कैसे भी इस आदमी को स्टार बनाए रखना है, क्योंकि इस पे अपना बहुत पैसा लगा है। और शॉन स्ट्रिकलैंड एक ऐसा आदमी है जो कभी कभी बहुत शानदार बोलता है, बट कभी कभी ऐसी चीज़ें बोलता है कि वो आप टीवी पर सुनना नहीं चाहते। तो वो जो एडवर्टाइज़र फ्रेंडली नहीं है वो, है ना। कभी कभी सच भी एडवर्टाइज़र फ्रेंडली नहीं होता है, तो ये बात भी है। खैर, Never judge a fight until it happens. You never know what the hell is going to happen in this batshit nutty sport. Would you say this is one of the biggest upsets in the history? Yeah, I mean, if you think about Australia, ओके, the two ये क्वेश्चन है कि क्या आपका मानना है कि ये सबसे बड़ा अपसेट है हिस्ट्री में यूएफसी की, तो शायद डेना वाइट हाँ कहने वाला, पर मैं थोड़ा अपनी ओपिनियन कर। देखिए, माइकल बिस्बिंग ने जब रॉकहोल्ड को हराया तो एक पंच से हराया, मैं उसको अपसेट मान सकता हूँ, ठीक है। जब लियोन एडवर्ड्स ने 4 राउंड हारने के बाद आखिरी राउंड में कमारू उस्मान को हराया, तो मैं उसको अपसेट मान सकता हूँ, क्योंकि एक किक से हराया। एक छोटा सा मोमेंट था जहाँ पे अंडरडॉग हावी हो गया फेवरेट पे, एक छोटा सा मोमेंट मैंने मान लिया, ठीक है ना। और कैसा है, और किसका मैं एग्जांपल दूँ? हाँ, बस ये दो, इनको मैं अपसेट मानने को तैयार हूँ। बट अगर जूलियाना पेनिया सारे के सारे राउंड डोमिनेट करती है अमेंडा नूनेस को, तो उसको मैं अपसेट नहीं मानता। मेरा मानना है कि वो बेहतर ही फाइटर थी। सब लोग टीजे डेलेसा और हैनन बराव की बात करते हैं, नहीं, टीजे डेलेसा ने पूरी तरह डोमिनेट किया था हैनन बराव को हर राउंड में, तो मैं उसको भी अपसेट नहीं मानता हूँ। हॉली होम्स उस पूरी फाइट में रोंडा राउजी से आगे जा रही थी, तो मैं उसको भी अपसेट नहीं मानता हूँ। हाँ, ऑड्स के हिसाब से तो अपसेट माना जाएगा, क्योंकि अंडरडॉग ने फेवरेट को हरा दिया है, बट मेरे हिसाब से अपसेट ऐसा उस चीज़ को है कि एक आध पंच लगा और खेल ख़त्म हो गया, या ना, एक छोटे से मोमेंट ने सब कुछ बिगाड़ दिया। बट अगर कोई फाइटर अंडरडॉग भी है और वो पूरी तरह डोमिनेट कर रहा है या फिर क्लियर एज बना के रख रहा है, तो मैं उसको अपसेट नहीं मानता। एक और एग्जांपल है टीजे डेलिसा और हैरन ब्रावो वाला, मैंने आपको बता दिया। और एक लास्ट एग्जांपल तो ये खुद है, राइट। इजराइल अदेसानिया वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड की जो फाइट थी, शॉन स्ट्रिकलैंड सेकंड राउंड के अलावा कहीं भी किसी भी राउंड में कहीं भी कमज़ोर नहीं दिखाई दिया। ओके, क्या डेना वाइट क्या कह रहा है वो सुन लेता है। biggest upsets ever in the men's and women's division has happened in Australia. What did you think of, we'll start with Israel, right? What did you think of his performance? I think some people are saying he looked very flat early on. He looked like he sort of didn't deal with the pressure Sean was giving him very well. What did you think of Israel? Israel looked like he was in slow motion. He looked like he couldn't. आपको पता है इस फाइट में जीता कौन है?
सॉन स्ट्रिकलैंड। कौन जीता है? एक बार फिर से कहता हूँ, सॉन स्ट्रिकलैंड। पर अगर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनेंगे और अगर मीडिया को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि सॉन स्ट्रिकलैंड नहीं जीता है, इजराइल अदेसानिया हारा है। ठीक है, मैं फिर से एक क्वेश्चन सुनाता हूँ। Israel, right? What did you think of his performance? I think some people are आपने saying उसकी he looked very परफॉर्मेंस के flat बारे में क्या सोचते हैं? चैंपियन गया गधे के पिछवाड़े में, आप हारने वाले की परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि वो स्टार है ना। early on. He looked like he sort of didn't deal with the pressure Sean was giving him very well. What did you think of Israel? Israel looked like he was in slow motion. He looked like he Okay. couldn't get off. He looked देखिए, अब यहाँ से बहानों की बात चालू होती है। इजराइल वाज लुकिंग लाइक ही वाज इन स्लो मोशन। नहीं, इजराइल अदेसानिया ये फाइट हारा, बट इजराइल अदेसानिया स्लो तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था दोस्त। तुमको अगर सॉन स्ट्रिकलैंड का क्रेडिट लेके सारा इजराइल अदेसानिया को देना है कि आज उसका दिन नहीं था, तो कोई बात नहीं, आप दे सकते हो। बट ये मत बोलना कि इजराइल अदेसानिया वाज लुकिंग स्लो। नो, ही वाज नॉट लुकिंग स्लो एट ऑल। जस्ट लुक एट द सेकंड राउंड, जस्ट लुक एट द फर्स्ट 2 minutes ऑफ फर्स्ट राउंड। He was fast, he was confident. There was nothing wrong with Israel Adesanya. Son Strickland was a better fighter today, and you have to accept it. like he was really stiff tonight. He looked very slow. Do you think that could be, we always talk about his activity, but maybe there's something to be said that he might be overtrained at this point and maybe needs some time off? Sean was giving him very well. What did you think of Israel? भाई सेम पत्रकार का दूसरा सवाल सुनना, क्या खतरनाक सवाल पूछा उसने। सुनो। Israel looked like he was in slow motion. He looked like he couldn't get off. He looked like he was really stiff tonight. He looked very slow. Do you think that could be, we always talk about his activity, but maybe there's something to be said that he might be overtrained at this point and maybe needs some time off? Or do you think it's just, hey, sometimes you have a bad night? अरे यार, Only ऐसा Israel. लगता है तुमको कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है इजराइल अदेसानिया, मतलब कहने का मतलब है एक के बाद एक लगातार फाइट कर रहा है, इस वजह से हम उसको अच्छा भी कहते हैं, बट यहाँ आपको लगता है कि उसको थोड़ा आराम लेना चाहिए। यार वो शॉन स्टिकलैंड पता नहीं कौन आदमी है जो फाइट जीता है, बट हीरो तो अपना इजराइल अदेसानिया है, क्योंकि वो अपने को इंटरव्यू देता है ना, और क्योंकि उसने उस पर यूएफसी ने पैसा लगाया, इसलिए हर चीज़ में वही है। यहाँ पे पत्रकार जो है, जो जर्नलिस्ट है जिसको क्वेश्चन पूछना चाहिए, वो एक्सक्यूज प्रोवाइड कर रहा है डेना वाइट को। Knows what's going on. I'm very curious to see what he says at this press conference tonight. There are a million things that could go wrong. Some days you wake up and it's just not there, man. You just don't. It's not there. He looked bone dry when he came out tonight, standing up really. बोन ड्राई, घंटा बोन ड्राई। ही वॉज नॉट लुकिंग बोन ड्राई। अगर किसी आदमी को बोन ड्राई देखना है ना, तो मैं बताता हूँ, आप सॉन स्टिकलैंड का इंटरव्यू देखिए, वेइन इन वाला जो आता है ना यूएफसी में, उसमें यानी कि वेइन के बाद जब आते हैं, सॉन स्टिकलैंड वॉज लुकिंग बोन ड्राई। मेरे को लग रहा था कि बहुत गंदा उसका वेट कट है, और होगा भी क्यों नहीं, वो शॉर्ट नोटिस में ये फाइट लिया। ठीक है ना, तो बोन ड्राई भी नहीं था, ये सब बहानों की लिस्ट है। tall. Looked very slow. Looked like he couldn't get off at all. अगेंस्ट Even in the fifth round, when everybody knew he needed a knockout to win the fight, there was no sense of urgency to try to finish the fight. So I don't know if he's hurt, if he's or he just, tonight's that Hurt. night. या फिर वो स्लो था, या फिर वो बोन ड्राई था, मे बी टुडे वाज नॉट हिज डे। सारी वहाँ चीज़ें हो सकती हैं, या ना कि इजराइल अदेसानिया का मूड नहीं था आज। इजराइल अदेसानिया हो सकता है कि बोन ड्राई था, इजराइल अदेसानिया हो सकता है कि स्लो था, हो सकता है कि इजराइल अदेसानिया ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से ज़्यादा ट्रेन कर लिया हो। ये अजब ही बकचोदी है। कम ट्रेन तो सुना है, मतलब हमने सुना है, बट ज़्यादा ट्रेन कर लिया, ये बात अलग है कि एक्चुअली है एमएमए में ओवर ट्रेनिंग है, फिनोमिना है, बट ओवर ट्रेन कर लिया हो। हजार चीज़ें हो सकती हैं इस जीत का कारण सॉन स्ट्रिकलैंड की, बट ये नहीं हो सकता कि सॉन स्ट्रिकलैंड वाज बेटर देन इजराइल अदेसानिया टुडे। नहीं, इजराइल में कोई कमी रही होगी, सॉन तो है कोई काबिल नहीं है यार, अब तो उसको क्रेडिट दो। Did you speak to him in the cage at all? What's that? Did you speak? Yeah. अब सवाल पूछना, डिड यू स्पीक टू हिम इन द केज एट ऑल? ये सवाल जर्नलिस्ट पूछ रहा है कि क्या तुमने इजराइल अदेसानिया से बात की? नहीं, मतलब केज में। यार उस फाइट में दूसरा भी आदमी था, सॉन स्ट्रिकलैंड नाम का। क्या सवाल ये नहीं होना चाहिए कि व्हाट डू यू थिंक्स
Sonia Strickland said about after the fight and all that. नहीं, इजराइल अदेसानिया, देखिए इजराइल अदेसानिया मेरी नज़र में क्या है, मेरी नज़र में इजराइल अदेसानिया फ़ोनी है। प्रॉब्लम यह है कि इजराइल अदेसानिया के डायलॉग वायलॉग जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं, बट उन सारे डायलॉग को मैं 1000 बार सुन चुका हूँ क्योंकि मैं किताबें पढ़ता हूँ, राइट। मेरे पास ना 1200 मूवी की लाइब्रेरी है। मैं जब बचपन में डीवीडी में राइट किया करता था तो मेरे पास मेरे पास 370 के आसपास डीवीडी है। तो मैंने हर डायलॉग सुना है और इजराइल अदेसानिया का डायलॉग कहीं ना कहीं से आता है। एक मोमेंट था इजराइल अदेसानिया का जहाँ पे मेरे दिल में इजराइल अदेसानिया के लिए रिस्पेक्ट बहुत पड़ी, बट वो बहुत छोटा सा मोमेंट था जब ब्लाहोविच से इजराइल अदेसानिया फाइट हारा और फाइट हारने के बाद वो सामने आया और बोला कि ब्लाहोविच की फाइट के बाद सॉन स्ट्रिकलैंड ने ये तय किया कि ब्लाहोविच की फाइट के बाद इजराइल अदेसानिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया और बोला कि आई हैड टू लूज वन डे, इट्स ओके इफ आई लॉस्ट टू हिम, आई एम हैप्पी फॉर हिम। एंड दैट डे मेरे दिल में इजराइल अदेसानिया के लिए रिस्पेक्ट पहले तो थी नहीं पर उस दिन आ गई, राइट। आई रिस्पेक्ट स्किल्स ऑफ इजराइल अदेसानिया, बट एज अ कैरेक्टर आई थिंक ही इज फोनी, ठीक है ना। स्टाइल बेंडर, ठीक है ना, स्टाइल बेंडर कितना बेहतरीन नाम लगता है, बट जिन लोगों ने द लास्ट एयर बेंडर देखा है, मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा देखना है ना तुमको 2D एनिमेशन, तो ये कोरियन सीरीज है द लास्ट एयर बेंडर, 4 सीजन है उसके, बहुत शानदार है। खैर द लास्ट एयर बेंडर से स्टाइल बेंडर हो गया, और भी चीज़ें हैं। हर डायलॉग कहीं ना कहीं पहले सुना होता है। वो कुत्ते वाली बात तो मैं कर ही नहीं रहा, है ना, कि कुत्तों की नन्नू को कौन सा हिला रहा था, ये वाली बात तो मैं कर भी नहीं रहा, ठीक है ना, पर चाहे तो मैं कर सकता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डेना वाइट क्या कह रहा है। Said, you okay? He said, I'll talk to you later. Okay. Then go to Sean Strickland. You know, he did what he's had to do, right? He came here, he 100%. beat the 4 क्वेश्चन champion. के बाद सॉन स्ट्रिकलैंड की बारी आई। 4 rounds to 1. Came into hostile territory, the whole world talking shit about him, the whole world saying he couldn't do it. A 7-1 underdog, came in, almost finished him in the first round, and won the championship, won the world title, man. So everything that we're talking about right now about how crazy this sport is, when opportunities arise, you jump on them and you take them. And, you know, you should never turn down fights when you get the call, especially if it's for a world title. Interesting character, right? To have as Yeah, you champion. think? Yeah. Especially if it's for a world title. ओके, यहाँ पर Sean's मैं an आपको कुछ कहना चाहूँगा। ये जो अंकल डेना है, ये एक्चुअली ना अंग्रेजी में कहता है ना, ही इज शोइंग, यू नो, ही इज थ्रोइंग शेड एट डुप्लेसिस, क्योंकि डुप्लेसिस को ये फाइट ऑफर की गई थी, उसने कहा कि मैं इंजर्ड हूँ इसलिए फाइट नहीं ली, टाइटल फाइट। मैं ये दोगलापन दिखाना चाहता हूँ इन सब का। नंबर 1, डेना वाइट। मान लीजिए इजराइल अदेसानिया इंजर्ड होता तो क्या उसको भी लिए भी अगर वो फाइट के लिए मना करता तो डेना वाइट ये कहता नहीं, क्योंकि वो स्टार है, उसकी गलतियां माफ है, ठीक है। अब मैं आपको दोगलापन दिखाना चाहता हूँ सीकेबी का। सीकेबी बोले तो सिटी किक बॉक्सिंग का। सिटी किक बॉक्सिंग का यूजिन बेयरमैन जो है, जो कोच है, वो आके इंटरव्यू में कहता है कि डुप्लेसिस के बारे में कहते हैं कि अगला इसके बाद सब, क्योंकि सब मान के चल रहे थे ना कि इजराइल अदेसानिया तो जीत ही जाएगा, तो वो ये बात कर रहे थे कि अगली फाइट किससे होनी चाहिए। तो यूजिन बेयरमैन कह रहा था, तो लोगों ने कहा कि अगली फाइट तो डुप्लेसिस से होगी। तो यूजिन बेयरमैन का कहना था नहीं, वो अपना चांस लूज कर दिया ना, हिज चांस इज गॉन, ही सेड नो टू फाइट। फिर लोगों ने कहा कि नहीं यार वो तो इंजर्ड था, तो बोला कि मोस्ट ऑफ माई फाइटर फाइट इंजर्ड, यानी कि मेरे ज़्यादातर फाइटर जो हैं वो इंजरी होती है उनको, फिर भी फाइट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हर फाइट इंजरी में फाइट करता है। ये बात इजराइल अदेसानिया ने भी कही कि वो इंजरी में फाइट करता है ना। अब आप कहोगे कि ये दोगलापन कैसे है सचिन? दोगलापन ऐसा है कि मैनेल कैप की फाइट दो सानियों से नहीं होनी थी। आप सभी को पता है मैनेल कैप की फाइट काय कारा फ्रांस से होनी थी, और काय कारा फ्रांस क्यों फाइट नहीं कर सका? क्योंकि वह इंजर्ड था, कनकस्ट हो गया था, समझे आप? यानी कि हमारे फाइटर की इंजरी है तो वो इंजरी है,
किसी और फाइटर की इंजरी है तो वो इंजरी नहीं है, वो फाइट करना चाहिए। डेना वाइट ये सिग्नल दे रहा है कि दोस्त गलती से भी मेरे मैं जो बोलूँ ना वो फाइट को ना मत करना, नहीं तो मैं देख लूंगा। ठीक है ना। हाँ, अगर स्टार हो कॉनर मैक अगर फाइट के 3 दिन पहले मना कर देगा तो कोई उखाड़ नहीं पाएगा कुछ। ये प्रॉब्लम होती है दोस्त मोनोपोली की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Interesting character, right? To have as Yeah, you champion. think? Yeah. You know, I'm just sure it's going to get crazy in here in a little while. yeah, just this week we had the thing with the fan, and I know that he was kind of exaggerating as he does. But do you Right. need to say like, look, if you're going to be our promotions champion, can you cut some of that out, or do you just think, well, let's just see what happens? You know the answer to this question. Listen, we put this guy in the spot, and you know there was no holy shit. We didn't know this was going to happen going into this. You know, who the hell knows what's going to happen in here in 15, 20, 30 minutes whenever he gets in here. So it is what it is. This is the fight business, boys and girls, Yeah. and he is one of the nuttiest in the sport. Yeah. Outside of that, the Manel Cap fight, he looks amazing too. And Dos Santos, you know, you gave it 5 the Okay, night, but what did you Dos think of Santos के that? बारे में बात हो रही है, वो होगी, पर उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा ये। देखो सवाल क्या है, कैसे मतलब आप साइड हो जाते हैं पावरफुल के। मैं आपको बताता हूँ। सवाल ये है कि आप तो बहुत नटी कैरेक्टर है स्ट्रिकलैंड, हाँ भाई है, बहुत नटी कैरेक्टर है। स्ट्रिकलैंड के बारे में कहा उसने, पत्रकार ने बोला कि क्या आपको लगता है कि अब वो चैंपियन है तो वो थोड़ा काम डाउन करे, मतलब अपनी जो दूसरी बकचोदियाँ करता रहता है ना स्ट्रिकलैंड, उनके बारे में थोड़ा ध्यान दे। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि क्या यूएफसी बोलेगा कि भाई तू यार थोड़ा मोबाइल बोलते समय थोड़ा ध्यान रखा कर, सही बोला कर, क्योंकि अब तू चैंपियन है हमारा। सिंपल वर्ड में, क्या तू सेंसर करोगे आप उसको? क्योंकि आजकल के पत्रकार, पता नहीं दुनिया के कैसे पत्रकार हैं, दुनिया के आज तक के पत्रकार जो है ना 5 साल पहले के, वो सेंसरशिप के खिलाफ लड़ते रहे, पर आजकल के जर्नलिस्ट चाहते हैं कि सेंसरशिप हो। ये चूतिए जानते नहीं है कि ये जिस पेड़ पे बैठे हुए हैं ना, जिस डिगाल पे बैठे हुए हैं उसी को काट रहे हैं। जिस दिन ये सेंसरशिप हर जगह पे होगी ना, तो उस गिरने वाले लोगों में सबसे पहले यही होंगे। तो ये कह रहे हैं कि सॉन स्ट्रिकलैंड को आप बोलोगे कि नहीं कि काम मतलब थोड़ा ट्यून डाउन करे, तो डेना वाइट ने कहा कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे। मैं बताता हूँ कि डेना वाइट ने ऐसा क्यों कहा। दोस्त, आप इस चैनल को देखते हैं ना, मेरा वादा है आपसे कि मैं नॉलेज बढ़ाऊंगा आपका। तो मैं नॉलेज इसलिए बढ़ा सकता हूँ क्योंकि आई स्टडी थिंग्स, राइट। मैं किताबें पढ़ता हूँ, राइट। मेरी खुद की लाइब्रेरी में इतनी किताबें हैं जितनी अच्छे अच्छे लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी। देखिए, मैं बताता हूँ कि डेना वाइट ने ऐसा क्यों कहा। डेना वाइट ने ऐसा इसलिए नहीं कहा कि वो ऐसा नहीं करना चाहता या करना चाहता है। डेना वाइट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता। क्या हुआ, आज से 12-13 साल पहले एक इशू आया यूएफसी में, जहाँ पे एक फाइटर ने कुछ ऊटपटांग बातें की और यूएफसी ने कहा कि ऐसा तुम नहीं कर सकते, राइट, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस। और उसको क्या है कि वो ब्रॉडकास्टिंग में था, उसको हटा दिया ब्रॉडकास्टिंग बूथ से। ठीक है, ऐसा है कि हटा दिया। प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि अगर आप एक कंपनी हो और अगर अपने एम्प्लॉय को बोलते हो कि भाई अगर तुमको मेरी कंपनी में काम करना है तो मेरी कंपनी के टाइम पे, अपने टाइम पे आपको जो करना है करो, बट मेरी कंपनी के टाइम पे आप ये सब नहीं बोलोगे, तो वो बात एक्सेप्टेबल है क्योंकि सामने वाला पैसे दे रहा है और उसकी कंपनी में जाके उसकी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए हम अगर ऊट पटांग बातें करेंगे तो दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट फेयर टू दैट गाय। ओके, गॉट इट? नाउ आई टेल यू द डिफरेंस। फिर बाद में जब उस फाइटर ने पलट के कहा कि भाई मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ ही नहीं, क्योंकि यूएफसी का कोई एम्प्लॉय नहीं है, सॉरी कोई भी फाइटर एम्प्लॉय नहीं है। एक्चुअली ये सारे लोग एम्प्लॉय है बट फाइटर एम्प्लॉय नहीं है। फाइटिंग कंपनी है बट उसमें फाइटर को छोड़ के बाकी सब एम्प्लॉय है, फाइटर एम्प्लॉय नहीं है। क्योंकि अगर एम्प्लॉय होते हैं ना तो एम्प्लॉय को बहुत सारे राइट्स देने पड़ते हैं जो यूएफसी देना नहीं चाहता है। सभी के सभी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उनको आप बोल नहीं सकते कि आपको मुंह कम चलाना है या ज़्यादा चलाना है। वो उनके जो फर्स्ट अमेंडमेंट राइट है अमेरिका में, राइट, फर्स्ट अमेंडमेंट जिसको कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है। अपने यहाँ कोई अमेंडमेंट नहीं है, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से ही मिला हुआ है ना। अमेरिका में बाद में अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट से हुआ, तो उसको फर्स्ट अमेंडमेंट कहते हैं। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हाँ, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, एम्प्लॉय हो बाकायदा, तो कंपनी कुछ रिक्वेस्ट कर सकती है आपसे। अगर आप नहीं कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, तो कंपनी आपसे नहीं बोल सकती कि आपको ये बोलना है कि नहीं बोलना है, ठीक है ना। इसलिए डेना वाइट ये जो कह रहा है ना कि मैं नहीं बोलूँगा,
उसको कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बोल सकता भी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। कभी फुर्सत में हम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे, है ना। मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी। देखिए, आप कई बार सुना होगा ना कि इसको 3 फाइट का कॉन्ट्रैक्ट मिला, इसको 5 फाइट का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये सब कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट है। अगर किसी को 3 फाइट का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि यूएफसी उसको 3 फाइट दे सकती है, बस यही मतलब है, उसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। अगर किसी को 3 फाइट का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो बस, कि यूएफसी उसको 3 फाइट दे सकती है। बाकी ऐसा है कि यूएफसी 1 फाइट बाद भी उसको कट कर सकती है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। ये जो है ना, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। गॉट इट? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं। Great flyweight matchup. अब मैं तभी Yeah, रुकूंगा जब कुछ fight of the इंटरेस्टिंग बात होगी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दो सानियोस। आई एम श्योर डेना वाइट इज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय। night. And, wow, how durable and tough that kid is. I love kids. Again, a kid that got an opportunity, and he came in. He didn't come here to just show up and get paid. He came here to win tonight. I think that kid has a really bright बिल्कुल सही बोल रहा है, इस बारे में 100% एग्री। future. I know what the answer is usually to this, but Manel's post-fight speech used a homophobic word. Yeah, that was flying around a little bit tonight. I think these guys get, get a little excited, and you make bad. क्वेश्चन क्या है कि वो होमोफोबिक वर्ड यूज़ कर रहा था, क्या उसको ये वर्ड यूज़ करने चाहिए? मेरे ओपिनियन में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। बट क्या यूएफसी कह सकती है उसको कि तुमको करने चाहिए? हाँ, यूएफसी हिंट कर सकती है, बट एक्चुअल में नहीं कह सकती। मैंने अभी आपको समझाया क्यों। और देखो, जर्नलिस्ट फिर क्या कर रहा है, चाह रहा है कि सेंसरशिप हो। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप समझिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं अगर आपकी तारीफ कर रहा हूँ ना, मैं आपके दिल के अच्छी बात कर रहा हूँ ना, आपके तारीफ कर रहा हूँ, आपको ऐसी बातें कर रहा हूँ जो आपको अच्छी लगती, तो आप तो मेरे को मना करोगे नहीं। उसके लिए मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी चाहिए। तारीफ करने के लिए, अच्छी बातें बोलने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्रिटिसिज्म के लिए चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच बुराई करने के लिए चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसी बातें बोलने के लिए चाहिए जो हो सकता है कि आपको अच्छी ना लगे। गॉट इट? इफ यू आर हैप्पी विद द स्पीच, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच नीडेड। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नीडेड व्हेन यू हैव प्रॉब्लम विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके, बट पत्रकारिता के विश्वविद्यालय में पता नहीं आजकल क्या पढ़ाते हैं। ये सारे के सारे प्रो साइंसर से पीस ऑफ शिट है। Mistakes. Radke did the same thing, and me. We didn't run over to him and say, you better apologize, and he did that on his own. When he got back stage, he was embarrassed and, got caught up in the moment. Apologize किया और करना भी चाहिए। That I agree. But it has to be a self-realization. Did you guys talk to him tonight? No. So he felt like he was treated like shit and, all that stuff. And, got emotional and whatever reason. We make mistakes. I am not holier than thou either. So we've all been in positions where we've made mistakes and recover from it and how you carry yourself after you make the mistake. हम सभी गलती करते हैं, वैसे ही मैनल का आपने किया, तो आई एग्री विद। प्रॉब्लम यह है कि देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो पलट के आपके पास आती हैं। अगर आप कहोगे कि वो होमोफोबिक वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, तो क्या डेना वाइट ने कभी नहीं किए? अगर आप कहोगे कि आप अपने पार्टनर पे हाथ नहीं उठा सकते, तो डेना वाइट नहीं कह सकते क्योंकि उसने उठाया है। ये बात अलग है कि उसकी पार्टनर ने भी उस पर हाथ उठाया, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। पावर डायनामिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिए। कमज़ोर मजबूत पे हाथ उठा सकता है, ठीक है। मजबूत जब कमज़ोर पे हाथ उठाता है, दैट इज़ रॉन्ग, राइट। पूरी दुनिया का इतिहास ही कमज़ोर लोगों का मजबूत लोगों पे हाथ उठाने से बना हुआ है, और वो तरक्की का द्योतक है, यानी कि तरक्की का सिंबल है। बट जब मजबूत कमज़ोर पे हाथ उठाता है ना, तो वो एक्सप्लॉइटेशन है। गॉट इट? इसीलिए अगर वाइफ हस्बैंड को मारती है ना, दैट्स अ ग्रेट थिंग, बट इफ इट हैपन्स अदर वे अराउंड, दैट्स वर्स्ट थिंग।
सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट। है ना? और क्या कहना था हमको इस बारे में? नहीं, लेट्स गो ऑन। And he came out and apologized on his own free will. We didn't tell him to do anything, and the fact that he did that means he means it. You know, I don't make anybody apologize for anything. You do what you want. You're grown men and women. You know, you're able to say whatever you want. He did it. He came back. He was embarrassed, and he apologized. So, sure, some people will accept his apology, and some people won't. Last one for me, just going back to the madness of the main event. You know, traditionally we see dominant champions get an immediate rematch, right? But Israel just had one of those with Pereira fight. नाउ वेट, ये क्वेश्चन बहुत सही है, थोड़ा पीछे करके देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने जैसे कि आपसे कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि डेना वाइट ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि यार ये इजराइल अदेसानिया पे बहुत पैसा लगा हुआ है। Last one for me, just going back to the madness of the main event. You know, traditionally we see dominant champions get an immediate rematch, right? But Israel just had one of those with Pereira fights. So do you kind of, I know this is a Tuesday question, but do you sort of think, well, let's just book it again because Israel looks so off? Or do you just sort of see how the division plays out and leave Israel on the side for a moment? No, क्वेश्चन ये है कि डोमिनेंट चैंपियन को रीमैच मिलता है, यूजुअली मिलना भी चाहिए, बट इजराइल अदेसानिया को रीमैच मिला था एलेक्स पेरेरा के खिलाफ, और फिर एलेक्स पेरेरा से जीता, यानी कि अब चैंपियन बने हुए इजराइल अदेसानिया को सिर्फ एक फाइट हुई है। ये उसका पहला डिफेंस था, और इसी डिफेंस में हार गया। फिर भी क्या उसको मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है? अभी सोचो थोड़ा, आपको क्या लगता है? डेना वाइट का आंसर, वैसे आपने, अगर आप लोग तो यूएफसी में काफ़ी नॉलेज रखते हो तो आपको सबको पता है कि डेना वाइट का आंसर क्या है, बट फिर भी मेरे लिए आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि यार डोमिनेट चैंपियन है लंबे समय से, तो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। इसलिए एलेक्स पेरेरा के खिलाफ मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एलेक्स पेरेरा को जब वो हराया तो वो चैंपियन फिर से बना, उसके बाद तो सिर्फ ये पहली फाइट थी, यानी कि पहला टाइटल डिफेंस था, है ना? अब अल्जमीन स्टर्लिंग की तरफ चलते हैं। अल्जमीन स्टर्लिंग को क्या इमीडिएट रीमैच मिलना नहीं चाहिए था? कितने सारे डिफेंस थे बेचारे के, बट एक ही फाइट के बाद खेल खत्म, अब नहीं मिलेगा। चार्ल्स ओलिवेरा को भी क्या नहीं मिलना चाहिए था इमीडिएट रीमैच? कई लोगों का कहना है कि उसको ऑफर हुआ था, बट वो थोड़ा एम्बिगस है। तो अब देखते हैं कि डेना वाइट का क्या कहना है। I think you do the rematch. Absolutely. I mean, the rematch is interesting. या That could be the एब्सोल्युटली, thing. झंझट ही नहीं है। एक बात और है, अगर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हो इतने दिनों से, है ना, तो एक इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि डेना वाइट हमेशा बोलता है कि मैं ना फाइट के दिन कोई फाइट नहीं बनाता, सिर्फ ट्यूसडे के दिन बात करूंगा मैं, ट्यूसडे के दिन। वैसे आज ट्यूसडे है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब दोगलापन है कि नहीं? अल्जमीन को नहीं मिलेगा, चार्ल्स को नहीं मिलेगा, इजराइल को मिलेगा, एब्सोल्युटली। क्यों मिलेगा? इसलिए नहीं क्योंकि इजराइल डिजर्व करता है, बिल्कुल नहीं करता है। इसलिए मिलेगा क्योंकि इजराइल स्टार है। स्टार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Too. You know, when you think about you're going into the Pereira fight, such a big fight, you know, and you've been in there with this guy so many times, इजराइल and अदेसानिया then पिछले 3 you, फाइट में से 2 फाइट हारा है, एक में नॉकआउट हुआ है, एक में डोमिनेट हुआ है, ठीक है ना? और एक फाइट जिसमें उसने सामने वाले को हराया है, 1 पंच कियो, ग्रेट कियो, बट जितनी भी देर वो फाइट चली, वो फाइट तब भी वो हार रहा था वो पंच के पहले। तो मेरा मानना है कि इन लोगों को केयर नहीं है इजराइल अदेसानिया की, इन लोगों को सिर्फ पैसे की केयर है। कि अगर इजराइल अदेसानिया की केयर होती ना, तो पहली बात उसको रीमैच इतनी जल्दी नहीं दिया जाता। मेरा मानना है कि इजराइल अदेसानिया ने गलत किया रीमैच में जल्दी से आके, उसको थोड़ा आराम करना चाहिए था। खैर, सुन लेते हैं डेना वाइट क्या बकर कर रहा है। overlook Strickland, and you come in and you know, I don't know the answers to these questions, but Israel does, and I'm looking forward to hearing it. Okay, thank you. James, there's any medical update on Jack Jenkins? He's one that his arm snapped in half in there. Yo, yeah, I know. That was very I think difficult. I don't have any updates here medically, but I think his elbow got dislocated. It just says right elbow here, but it doesn't say. I think it was just a dislocation.
And I'm just curious, how do you come up with a list for bonuses tonight? Because like obviously Volkov became the third fighter ever to get a Ezekiel choke. Tyson Pedro had a big performance to kick off this main card. So how do you narrow down just 2-3 names on a? Yeah, I mean, there's guys that these guys we felt won मैं the इस बारे में आपकी 50,000. तारीफ करूंगा कि यूएफसी बोनसेस जो है ना बहुत खुले दिल से देती है, बट फाइटर्स को इतनी पैसे मिलना चाहिए कि उनको बोनस की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना? देखिए, बोनस देते समय एक और चीज़ ध्यान रखी जाती है जो आपको बताई नहीं जाती। आप देखेंगे कि कभी बहुत बड़े फाइटर जैसे कॉनर मैकग्रेगर, डस्टिन पोरिये, नीट डिएज जब तक था, इवन ऐसे कोई भी फाइटर जिसको एक फाइट का $400,000 से ज़्यादा मिल रहा है, उसको कभी बोनस नहीं मिलेगा। बोनस उन फाइटर्स को मिलता है जिनको $150,000 या उससे नीचे मिल रहा है, ठीक है ना? ये बात हमेशा ध्यान रखना। And other guys that did really well tonight will get kicked some money too. And so this is just kind of going off. This is just me being curious. Have you ever thought of just doing like a stoppage bonus rather than a performance bonus, like a finish bonus for just anyone who gets a finish, rather than selecting 2 or 3? Nah, for this kind of works. And last one for me. You guys announced the UFC game. Fedor's in it. Did you have to fly to an island to get his permission? to stick with the game? We did not. No. Yeah, he's in the game. How'd you pull that one off? Listen, I don't know. I guess he wants to be in the game. We paid him an obscene amount of money. I don't know, one or the other. फेडोर अमेलियनको यूएफसी के गेम में आप देखना, एक जगह तो आप कहते हो कि फेडोर अमेलियनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नो, जॉन जोन्स और स्टीपे और ये सब उससे बहुत आगे हैं, पर दूसरी जगह बोलता है कि वी हैव पेड हिम obscene amount of money, right? Either he wants to be in the game or we have paid him obscene amount of money. तो फिर ऐसे आदमी को obscene amount of money क्यों पे कर रहे हो जो जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? Hey, Dana, just a quick one on Sydney. I mean, it was pretty remarkable to see CKB with 6 fights on one card. What's your reaction to sort of what the gym's been able to do in the region and just the card overall? Yeah, it's incredible. It's incredible what that team has done. And, if you saw some of the footage leading up to the fight, how many people are in that gym training at one time, and they treat Izzy just like they treat everybody else, and Volk, and it's impressive. It's impressive what they built here. For a rematch like Strickland and Adesanya, if that does happen, do you do this in this region yet again because of the fan base, because of the support, potentially maybe even New Zealand, or is that something that you think happens overseas now? I don't even know. When you start looking at मेरे ख्याल से सबमिशन रेडियो वाले हैं, they are good actually. The rest of the year and laying out the card, and then getting in, we're already into like March of next year. So, as far as fights go, so I don't know how that'll play out, but it depends on how fast these guys want us to come back here. Thank you. Yep. Dana, you mentioned fights booked up to March. Is UFC 300 going to be in April? Is that what it's In looking April. like? I don't know off the top of my head. Yeah. Have you started thinking about that one at all? Not at all. Because we had like Volkanovski back here. He said if him and Islam both win their next fights, he would love to headline. Izzy said earlier in the week he wants to be on that card. People haven't started coming to you yet? There's a lot of stuff that's going to happen between now and then. Yeah. Laura Sanko joined the commentary booth for her pay-per-view debut tonight. Did you get to listen to much, and what did you think? Mostly, yeah. Laura The Santos के commentary. बारे में क्वेश्चन है, and I think she is the better commentator. DC जो है, I don't like that guy anymore, right? Pure बकचोदी है, कुछ मतलब नहीं है। वो आएगा तो जो आदमी फेवरेट है ना, वो उसी के गुणगान करना चालू कर देगा। एक समय था जब मेरे को लगता था अगर आप इस डीसी को जानते हैं ना, लॉरेंस सैंको तो पहली बात डीसी से बेहतर है, इस बात पे कोई शंक नहीं, बट 2 साल पहले 2.5 साल पहले के आप फाइट जाके देखिएगा, डीसी बहुत बेहतरीन होमवर्क करके आता था, हर फाइटर के बारे में उसको सब कुछ पता होता था, ना सिर्फ फाइटर के बारे में, खैर वो तो कान में उनको पता मिल जाता है, उनको फाइटर के बारे में पता करना ज़रूरत नहीं है, बट जो फाइटिंग एक्सपीरियंस था ना, डीसी बहुत सही तरीके से फाइटिंग को एक्सप्लेन करता था। आजकल वो जो करता है ना एज अ फाइटर, जैसे जो रोगन जो करता है, आई अंडरस्टैंड, जो रोगन इज़ नॉट अ फाइटर, वॉज नॉट अ फाइटर। जॉन एनिक जो करता है वो उसका काम है,
बट डीसी वहाँ एज अ फाइटर बैठा हुआ है, एंड बाय नॉलेज जो है डीसी से कहीं ज़्यादा नज़र आ रहा था लॉरा शेंको को, क्योंकि लड़की है ना, लड़कियों को सेम काम करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और मेरे ख्याल से ज़्यादा मेहनत इसलिए करना पड़ता है क्योंकि दे आर बेटर देन अस, राइट, दैट्स वाई मोर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम। हम ना इसीलिए बहुत कायर टाइप के, हमने ऐसी दुनिया बना दी है जहाँ हर अधिकार मर्द के पास है ना, क्योंकि हमारे पास क्या ज़्यादा है, दिमाग ज़्यादा है कि नहीं, सारे नंबर वो उनके पास ज़्यादा आते हैं, डिसिप्लिन ज़्यादा है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो, एम्बिशन ज़्यादा है कि नहीं, क्या ज़्यादा है, फिजिकल पावर, फिजिकल पावर तो बैल में भी ज़्यादा होता है, तो क्या वो बेहतर जानवर हो गया गाय से, नहीं। इंसान को छोड़ के शायद ही कोई ऐसा जानवर है जहाँ पे एक्चुअल में फीमेल की ज़्यादा इज्जत है, हर जगह फीमेल की ज़्यादा इज्जत है। हाथियों में फीमेल मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, शेरों में, बाघ ऐसे हैं कि शेर, बाघ और बाघिन दोनों बराबर होते हैं, वहाँ पे कह सकते हैं कि बराबर है। शेर में जो शेरनी है वही सारा काम करती है, शेर तो बैठ के खाता है। मुर्गा मुर्गी है तो मुर्गी अंडे देती है, इसलिए कुछ नहीं होता है, मुर्गा कटता है, राइट। बैल जो है वो बछड़ों को छोड़ दिया जाता है, और बछिया को कोई नहीं छोड़ता क्योंकि वो बड़ी होकर गैया बनेगी, दूध देगी, है ना। बकरा कटता है, बकरी नहीं कटती है। सारी जगह पे इंपॉर्टेंट जानवर जो है फीमेल ही है। एनीवेज, मैं इतना लंबा इसलिए गया क्योंकि लारा सेंको को ये जगह पे पहुंचने के लिए इन सारे लोगों से कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, एंड आई थिंक शी शुड हैव डीसी's प्लेस। Team tonight was awesome. They killed it. Yeah. Do you think she'll get more opportunities on pay-per-views going forward? Sure. Yeah, she's a rock star, man. She's very good at what she does. Yeah, and earlier this week, Tyson Fury and Francis Ngannou did a press conference ahead of their fight, and Tyson was saying after this one he wants to revisit the John Jones fight, potentially, that you guys were working on. Is that something that would appeal to you at all, depending on how that goes? I don't know. We'll see how it plays out. ओके, What do you? सवाल ये है कि क्या फ्रांसिस नगानू को आप जॉन जोन से फाइट कराएंगे अगर वो उस वाली फाइट से निकल जाता है आगे, टाइसन फ्यूरी वाली फाइट से? तो इसका जवाब सुन लेते हैं। Think of Francis that he was able to get that fight. We haven't heard you really speak on that. No, good for him. Thank you. Yeah. Dana, just over here. Yep. The last time the UFC came back to Brisbane was 2016, and I know you have the deal with Sydney for the next couple of years, but does the UFC have any plans to come back to Brisbane at all? Plans to go back to where? Brisbane. Where? Brisbane? Yeah. Yes. Listen, we're gonna go everywhere. Now that hopefully the world is back and heading in the right direction again. Hope that stays that way. And yeah, we're going to be traveling everywhere again. Still so many places that we haven't been since COVID, the beginning of COVID. So still a lot of traveling to do. And just another one, Tom Nolan is just up the road from me, so I thought I'd ask a question of do you have any timeline of when we can see him debut? Tom Nolan, the Dana White's Contender Series. What about him? If you have any timeline of when he'll be debuting. No. And then just lastly, the eternal featherweight champion Justin Van Heerden made weight on Saturday as a backup. I'm just curious if you happen to know him at all, and if so, what are your thoughts? The Eternal Kid made weight as a backup. Did who make weight? Ken? Eternal Kid made weight as a backup. We don't have any plans for that. No. Hey Dana, just over here. I was wondering, did this card surpass your expectations? Because we had a ton of finishes, a ton of great fights, and then obviously, an absolutely amazing title fight in the middleweight division. How did this card match up to your क्या expectations? डेना वाइट के एक्सपेक्टेशन को सरपास किया इस फाइट ने? मैं डेना वाइट का जवाब तो आप सुन ही लेंगे, मैं अपनी बता देता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं मान नहीं रहा था कि कार्ड, मैंने यही कहा था कि इस कार्ड के लिए कौन पैसे देगा इतने, बट दिस कार्ड वाज गुड, वेरी गुड। No. This card absolutely met my expectations. Obviously, I expected a completely different, main event. Whether Izzy won or Strickland won, I expected. I didn't. Nobody saw that coming. That Izzy would come in flat and slow, and whatever's going on with him. I don't think anybody expected to see फ्लैट एंड स्लो। अभी तक आपने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी बार शॉन स्ट्रिकलैंड का नाम सुना? that. But no, the card
lived up to my expectations. And speaking on Tai Tuivasa, obviously a tough loss tonight, but I think Tai really falls into that category of fan favourite fighters whose stock never drops too much with a loss. Do you kind of see Tai fitting into that category as well as a fan favourite fighter that we're always going to tune in to see? Yeah, and to be honest with you, when you talk about exceeding expectations, that fight did. I mean, when you look at the monster he's fighting, the reach advantage, the power that guy has, the size difference, everything. Tai fought a hell of a fight tonight. And last one from me, Gabriel Miranda had a very, very dominant submission victory over Shane Young tonight. I was just wondering where you sort of see the ceiling for him and what's next for Shane Young. Listen, when you get these opportunities to come in and take these fights, and it's like when we talk about the Contender Series on Tuesday nights. When you get these opportunities, you come in and you shine like you did in the big show. Yeah, it's a big deal. It's a very, very good thing. Hey Dana, Yeah. there's been a lot of questions this week to the fighters about if they'd be interested in fighting on an Auckland card, and Dan Hooker admitted this week that the rumours were made up by him. Are there any truth to the rumours? Are you potentially coming back to Auckland in the next 6 months? Well, I don't know. We'll see. I mean, I was just at a press To be conference honest, on I'm Tuesday. tired with bullshit of Dane Hooker. Dane Hooker is a great fighter, but he runs his mouth more than he should. And they were talking about, oh, we heard you're doing a fight in Minnesota, and all. Nothing is done until we announce it. There's lots of, when we get together on Tuesdays for matchmaking, we kick a lot of ideas around, possible matchups, possible places, but until we announce it, it's never true. Dana, Yeah. the other day, Sean Strickland during the open workouts brought a fan on stage and had a bit of a boxing sparring session with that fan. What goes through your mind when a situation like that happens? And we noticed that fan was sitting with the fighters next to Justin Gaethje tonight, funny enough. So just wondering what your thoughts around that. I don't know what I think of that. He's definitely different. He's very different, and I don't know. He's a different guy. You got me on that one. I don't even know how to answer that question. Yeah. You guys good? Yes, sir. Dan Hooker said at Q&A on Friday night that Volkanovski's next fight was planned to be around February next year. Can you confirm that? Not till we confirm it. Fair enough. All And just final question. Do you see Alex Pereira potentially finding his way back into this middleweight title picture if he doesn't succeed at light heavyweight? I don't think so. I think he'll stay at light heavyweight, एलेक्स पेरेरा it'll be- का यहाँ पे आने का इकलौता कारण था इजराइल अदेसानिया से वापस से टाइटल फाइट करना. अब इजराइल अदेसानिया के पास टाइटल नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो. मैं एग्री करता हूँ डेना वाइट के साथ कि एलेक्स पेरेरा वापस नहीं आ रहा है. मेरे ख्याल से नेक्स्ट फाइट इजराइल अदेसानिया के लिए डुप्लेसिस होनी चाहिए, और उसमें से जो जीते उसको टाइटल शॉट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है. मेरे ख्याल से टाइटल शॉट हमजद वर्सेस पॉल अकोस्टा वाली फाइट को मिलना चाहिए, जो भी जीते. I don't know, but I don't think so. I don't see him cutting back down again. It's a lot of weight to cut. The guy's a monster. Thank you. Thank you. Have a great night, you guys. Thank you. Okay. Tell me guys, how do you like it? Let me know your opinion about it, क्योंकि मैं बहुत सारा ओपिनियन देता रहता हूँ आपको, तो आराम से देखने का, बताने का. ये था इंडियन फाइट जंकी. मिलेंगे अगले वीडियो के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए. ये था इंडियन फाइट जंकी. पता नहीं क्या क्या बोलती है मैंने. ये था इंडियन फाइट जंकी. लड़ेंगे, जीतेंगे.